738। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो उसके मुकाबले में ये लेस स्टेबल है। तो हम क्या कहेंगे कि चूंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये पार्शली फिल्ड है, ये लेस स्टेबल है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इसलिए इसकी IE फर्स्ट कम है। तो यहाँ पर मैं अब लिख देता हूँ कि ये जो है एल्यूमिनियम ये है लेस स्टेबल, जबकि ये जो है ये क्या है, ये है मोर स्टेबल। मोर स्टेबल, तो मोर स्टेबल की IE फर्स्ट ज़्यादा होती है और लेस स्टेबल की IE फर्स्ट क्या होती है, ये मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिख दूं, लेस स्टेबल, और वो क्या है, मोर स्टेबल। तो इसकी IE फर्स्ट ज़्यादा है, ये कम है, और उसकी IE फर्स्ट ज़्यादा है। ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर आ गया किसका, एल्यूमिनियम और उसका। तो यही वजह है। अब हम बात करते हैं, ये हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर ओके हो गया। ये क्या हो गया, ओके। तो रीज़न समझ आ गई कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3p में एक इलेक्ट्रॉन है, पार्शली फिल्ड है, इसका 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, कम्प्लीटली फिल्ड है, ये स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। तो जो मोर स्टेबल है उसको ज़्यादा IE चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और जो लेस स्टेबल है उसको कम IE चाहिए होगी निकालने के लिए। अब दूसरा जो फैक्टर है दैट इज अबाउट वो है फास्फोरस एंड सल्फर। फास्फोरस एंड सल्फर। अब अगर मैं फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, फास्फोरस की, इसका एटॉमिक नंबर है 15, तो ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। 2 2 4 6 10 2 12 और 3 15, 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो हमारे पास है ये 3p है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, और वो है क्या चीज़, सल्फर, एटॉमिक नंबर है 16, तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। 2 2 4 6 10 2 12 और 4 16। अब इसके 3p में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके 3p में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मैं ये 3p बनाऊं 3p, तो इसका ये एक 3px है, एक 3py है और एक 3pz है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है। अगर मैं फास्फोरस के बनाऊं तो ये फास्फोरस है p, ये कौन सा 3p है, तो एक इसका, एक और ये, और एक और ये, 3 घर इसके हो गए। एक इलेक्ट्रॉन, एक और किसी एक में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, चूंकि 4 है। इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड। 3p में 3 है, 6 होने चाहिए थे, तो आउट ऑफ 6 3 आर प्रेजेंट। It means 3p is half filled, while in case of sulfur 3p has 4 electrons. It is not half filled, it is also named as partially filled. So half filled is stable as compared to the partially filled. तो क्या मैं कह दूं कि ये वाला जो है ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, जबकि ये वाला जो है ये कौन सा, ये लेस स्टेबल है, क्योंकि इसके p जो है एक में एक इलेक्ट्रॉन फालतू है जिसको निकालना बहुत आसान है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकलेगा, लेकिन इन एक एक को निकालना ज़रा मुश्किल है। दैट्स वाई यहाँ पर जो एबनॉर्मेलिटी है वो फास्फोरस की, तो क्या मैं फास्फोरस को कह दूं कि ये मोर स्टेबल है, जबकि ये जो सल्फर है ये कौन सा है, ये लेस स्टेबल है। वो ही लाइन ऑफ आर्गुमेंट जो हमने पीछे इसके लिए की है, तो यहां पर भी क्या आ गया, स्टेबिलिटी। तो ये है एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर या एबनॉर्मेलिटी।
जी, अब हम IE first downwards the group, IE first downwards the group, इन जनरल एक व्यू लेते हैं। ग्रुप होता है फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। IE first, one downward, डाउनवर्ड्स द ग्रुप। तो एक ग्रुप के अंदर हम ये कहेंगे कि IE फर्स्ट डिक्रीजेस, IE फर्स्ट डिक्रीजेस, डाउनवर्ड्स द ग्रुप। ग्रुप में जो IE फर्स्ट है वो डिक्रीज होती है, ग्रुप के अंदर ये डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। अब रीजन, अब इसकी रीजन ये है, इट इज ड्यू टू द formation of additional shells, एडिशनल शेल्स। एक तो ये वजह आ गई कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो शेल्स हैं वो फालतू बनेंगे, जब ज़्यादा बनेंगे तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ attraction also decreases, downwards the group। ग्रुप के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी क्या होती है, वो कम होती है। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि IE की जो वैल्यू ग्रुप के अंदर क्या होती है, वो कम होती है। ज़रा थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मैं ग्रुप में लेता हूँ, ये लिथियम है, यहाँ पर ये सोडियम है, ये पोटाशियम है, ये रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। यहाँ पर मैं अब ये बना रहा हूँ कि ये न्यूक्लियस है सोडियम का, ये फर्स्ट शेल है 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा शेल है ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड शेल है और इसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो ज़रा यहाँ पर शेल देखें तो ये 2 शेल्स हैं, कोर ऑर्बिट्स। वैलेंस शेल को छोड़ के उसके अंदर 2 और शेल्स हैं। तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में 2 सब शेल्स हैं, ये ऑर्बिट्स हैं। अगर पोटाशियम 19 की बात करूं तो ये मेरे पास पोटाशियम का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है। ये 2 हो गए, ये 8 10 और फिर यहाँ पर कितने हो गए 8, और यहाँ पर ये फोर्थ शेल है और जिसमें कितने हो गए 1 इलेक्ट्रॉन। 2 8 8 और ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखें तो 2 थे, यहाँ पर कितने आ गए 3। तो इट मीन्स ऊपर से नीचे अगर हम मूव करें तो एडिशनल शेल्स बनते जा रहे हैं। शेल एक एक करके सक्सेसिवली इंक्रीज हो रहा है। तो जब ये इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन पे कम होगी, इस पर ये ज़्यादा होगी। तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात भी समझ आ गई, एडिशनल शेल फॉर्मेशन की बात भी समझ आ गई। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट भी देखें तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होता जा रहा है। तो डाउनवर्ड द ग्रुप, जब ये स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो फिर भी IE की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ये थोड़ा सा आइडिया किस में आ गया, डाउनवर्ड द ग्रुप। तो ये तो था आयनाइजेशन एनर्जी के मुतालिक।
जितना कुछ था बुक में वो मैंने बता दिया। अब थोड़ी सी एक और चीज़ कि इम्पॉर्टेंस ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी, ये आपकी बुक में मौजूद नहीं है। आपकी बुक से थोड़ा सा बाहर एक और मैं छोटा सा हवाला दे दूं, और वो क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी। ज़रा देखें, मैं यहाँ पर बात करता हूँ एल्यूमिनियम की। ये एल्यूमिनियम एटम का न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल है, ये इसका सेकंड शेल है, और ये इसका थर्ड शेल है। पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3। अब अगर मैं इन 3 इलेक्ट्रॉन को अलग करके एक यहाँ पर बना लूँ, एक यहाँ पर बना लूँ और एक यहाँ पर बना लूँ, तो ज़रा देखें, जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए IE फर्स्ट रिक्वायर्ड होगी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फर्स्ट टू रिमूव द फर्स्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए IE फर्स्ट, ये ज़हन में रखिएगा कि ये 1 मोल होना चाहिए एल्यूमिनियम का। फिर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 1 मोल में से तो ये कहलाएगा IE सेकेंड। फिर जब तीसरा निकालेंगे तो ये क्या कहलाएगा, IE थर्ड। IE फर्स्ट, IE सेकेंड और IE थर्ड। अब यहाँ पर ये जो IE फर्स्ट है, ये वाला, ये क्वांटिटी कम है किससे, IE सेकेंड से, और ये बहुत ही कम है किससे, IE थर्ड से। IE थर्ड। तो अब ज़रा देखें कि ये जो मैंने ऑर्डर लगाया है, बज़ाहिर तो तीनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट से निकल रहे हैं, तो तीनों की जो IE फर्स्ट है, IE सेकेंड है, IE थर्ड, दैट शुड बी सेम, उसकी वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। यानी IE फर्स्ट इज इक्वल टू IE सेकेंड इज इक्वल टू IE थर्ड, ये होनी चाहिए। क्योंकि एक ही ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, हकीकत ऐसी नहीं है। द फैक्ट इज दिस कि IE फर्स्ट इज स्मॉलर देन IE सेकेंड, दैट इज मच स्मॉलर देन द IE थर्ड। रीजन, अब इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अब इसमें बाकी रह जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये एटम जो है श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। जब प्लस तो प्रोटॉन होंगे ज़्यादा, अब इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये वाले जो बाकी 2 बचे हैं, दे विल बी नियर टू द न्यूक्लियस, ये तो न्यूक्लियस के नज़दीक हो जाएंगे। जिस तरह के पहले मौजूद थे उससे कम फासले पर हो जाएंगे। इसलिए IE सेकेंड जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज अब ज़्यादा हो चुका है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। दैट्स वाई IE सेकेंड इज ग्रेटर देन द IE फर्स्ट। फिर IE थर्ड, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, अब Al के ऊपर +2 चार्ज आ चुका है, प्रोटॉन उतने ही हैं, प्रोटॉन कम नहीं हो रहे, तो ये इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। अब ये ऑर्बिट और नज़दीक हो गया, जब ये ऑर्बिट यहाँ कहीं आ गया तो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आ गया, अब ये न्यूक्लियस के और नज़दीक आ गया, तो अब हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो IE थर्ड ज़्यादा देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो प्रोटॉन्स हैं उनकी तादाद है 13, जबकि इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद है 11। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मच मोर आयनाइजेशन एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। तो ये तो हो गया थोड़ा सा पैटर्न, IE फर्स्ट, IE सेकेंड एंड IE थर्ड, और उनका कंपैरिजन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये भी आपको बुक में नहीं मिलेगी। इंपॉर्टेंस ऑफ IE फर्स्ट, IE सेकेंड
एंड IE थर्ड। इनकी इंपॉर्टेंस, मैं एक इन जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, ये X ले लेता हूं। ये कोई X हमारे पास एक एटम है, इसकी मैंने कुछ IEs निकालनी है। ये IE फर्स्ट दैट इज इक्वल टू 10। ये ख्याल रखिएगा ये सपोज्ड वैल्यूज हैं, और जो IE सेकंड है दैट इज 100, और IE थर्ड जो है वो है 120। मैंने ये फर्ज कर रही है वैल्यू, ख्याल रखिएगा ये सारी जो है ये सपोज्ड वैल्यू हैं, ये सब की सब सपोज्ड वैल्यू हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके दो के दरमियान जो गैप है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द गैप बिटवीन IE सेकेंड एंड IE थर्ड। ये जो गैप्स हैं IE की वैल्यूज में, जो डिफरेंसेस हैं, जो गैप्स हैं, उनको बुनियाद बनाकर हम पता चला सकते हैं कि ये जो स्मॉलर एलिमेंट हैं बिलखुसूस उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, या उनके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब खुद सोचें, ये जो I फर्स्ट है इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई एटम ये X है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो IE फर्स्ट है ये है 10 kJ पर मोल। अब दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर है, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर है, इसकी जो वैल्यू है IE सेकंड वो है 100, और ये जो IE थर्ड है दैट इज इक्वल टू 120 kJ पर मोल। इसका मतलब ये गैप बता रहा है कि 10 था तो एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था लूजली हेल्ड। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन तो अंदर वाले से निकाला गया, तीसरा भी अंदर वाले से निकाला गया, तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, या उसका जो अंदर वाले ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, या टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं इन जनरल कि मेरे एक एलिमेंट है, इसकी जो IE फर्स्ट है वो 10 है, जो IE सेकंड है वो 20 है, और जो IE थर्ड है ये 200 है। तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता चल गया कितने हैं, 2, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो कि वैलेंस शेल में था 10 लगाया, फिर 20 लगाया, वो भी आउटर मोस्ट में था। ये ज़रा देखें, ये L, ये 1, ये 2 और ये 3, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन है, और तीसरा यहाँ से निकाला। इसके निकालने के लिए IE फर्स्ट है, ये 10 है, ये IE सेकंड है, तो ये 20 है। चूँकि गैप कम है तो दोनों इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 2 थे सिर्फ। तीसरा जो निकाला गया है उसकी जो IE थर्ड है वो कितनी है, वो है 200 kJ पर मोल। तो इसका मतलब कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इन वैलेंस शेल पता चल सकता है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कितने मौजूद हैं। तो पहली इंपॉर्टेंस क्या हो गई कि वैलेंस ऑर्बिट में या वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, उनकी तादाद मालूम करना, ये IE फर्स्ट, IE सेकंड और IE थर्ड से या और IE की वैल्यू से मालूम किया जा सकता है। और गैप को बुनियाद बनाकर, गैप को बुनियाद बनाकर जी। अब मैं एक और कोई एलिमेंट ले रहा हूं, यहां P ले रहा हूं, ये कोई एक एटम है, हमने पता चलाना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कितने हैं इस एलिमेंट P में, यानी एटॉमिक नंबर
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उनका पता चल गया तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का भी पता चल जाएगा। अब मेरे पास एक डाटा गिवन है, वो है कि आई ई फर्स्ट दैट इज इक्वल टू 10, आई ई सेकेंड दैट इज इक्वल टू 20, उसके बाद है आई ई थर्ड दैट इज इक्वल टू 200, उसके बाद है आई ई फोर्थ दैट इज इक्वल टू 250, उसके बाद है आई ई फाइव दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आई ई फर्स्ट 10 और ये 20, गैप स्मॉलर है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस शेल में मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनकी तादाद कितनी है, ये है 2। अब जो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स, उनकी तादाद कितनी है, वो भी है 2, चूंकि 200 और 250। अब इसका मतलब कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स वो कितने हो गए, 4। रीजन कोई और नहीं है क्योंकि आई ई फिफ्थ दैट इज इक्वल टू 0, कोई एनर्जी लगी ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो पी था इसका ये एक शेल है, मैं अलग से बना देता हूँ, ये वही पी है, न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल है और ये दूसरा शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 निकाले हैं यहाँ से जो वैलेंस शेल में मौजूद थे, 2 निकाले हैं कोर जो कि न्यूक्लियस के नज़दीक थे। अब कोई और नहीं है, क्योंकि आई ई फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होता तो आई ई होती, अब 5वां इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो आई ई फिफ्थ कहाँ से हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो आमतौर पे छोटे एलिमेंट्स हैं उनमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ आई ई फर्स्ट, आई ई सेकेंड, आई ई थर्ड, आई ई फोर्थ और उनके दरमियान गैप्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉन का पता चलाना और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता चलाना, ये आपकी बुक में नहीं है तो इसको ज़हन में बिठा लेना, ज़िंदगी में कभी काम आ जाएगा, ये भी एक अच्छी चीज़ है जी। नेक्स्ट, अब हमारा जो टॉपिक है वो बदल गया, अब हम नया टॉपिक जो ले रहे हैं दैट इज़ अबाउट